हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मनोराज एफएम में। दोस्तों, मैं मनीष कुमार आज आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ अन्य चीज़ें जैसे ट्रेडिंग में जो हम डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस आपको भेज रहे हैं, उनके अलावा स्टॉक मार्केट के बारे में डिस्कस ये करने वाले हैं कि क्या स्टॉक मार्केट को आप एज ए करियर चूज कर सकते हैं। आज का टॉपिक और आज का जो वीडियो है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप मार्केट में काम कर रहे हैं या करने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो जरूर देखना। उसके बाद में डिसाइड करना, आप अपनी ओपिनियन से वीडियो देखना, अपनी ओपिनियन से डिसाइड करना कि क्या काम करना है या नहीं करना है। सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं डिस्क्लेमर में मैं आपको बता दूं कि आज मैं जो आपको बताने वाला हूँ, यहाँ जो मैं कुछ भी बताने वाला हूँ स्टॉक मार्केट के बारे में, ठीक है, उसके अंदर क्या होगा, ज़्यादातर स्टॉक मार्केट में मैं जो भी बताऊंगा उसमें ज़्यादातर क्या है, तथ्य होंगे, फैक्ट होंगे कुछ, ठीक है। मेरी पर्सनल ओपिनियन लगभग जीरो होगी, लगभग जीरो, थोड़ा बहुत तो रहेगी, बाकी लगभग जीरो रहेगी। मोस्टली क्या करेंगे, हम तथ्यों के साथ में बात करेंगे, ठीक है, समझ गए। तो अब उसके अंदर क्या करना है ये आप खुद फिर डिसाइड कर लेना, मेरे से ज़्यादा अच्छा है। पहले वीडियो देख लेना, वीडियो के बाद में आप डिसाइड कर लेना कि आपको स्टॉक मार्केट में क्या डिसीजन लेना है। तो शुरुआत करते हैं हम टॉपिक की कि स्टॉक मार्केट में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मेरे पास में कुछ मेरे वीडियो पे या फिर कुछ पर्सनल मैसेज के माध्यम से कुछ कमेंट आए थे। कमेंट ये थे कि ये स्टॉक मार्केट हमारे लिए नहीं है, इसमें हमें लॉस ही हो रहा है, तो क्या हमें इसको छोड़ देना चाहिए। तो मैंने समझा कि ठीक है, सभी को एक वीडियो के माध्यम से ही बता दो कि ये स्टॉक मार्केट आपके लिए है या नहीं है, ये बता दो। तो सबसे पहले हमारे सामने जो टॉपिक है उसको डिस्कशन करने का जो टॉपिक है वो क्या है वो बता दूं मैं। वो है हमारा कि स्टॉक मार्केट, यहां लिखता हूं, चलो, स्टॉक मार्केट एज ए कैरियर, एज ए कैरियर, समझ गए। मुझे ये डिसाइड करना है कि क्या मैं स्टॉक मार्केट को एज ए करियर चूज करूं या नहीं करूं, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी मैं बता रहा हूं, सबसे पहले मैं कह रहा हूं कि भाई स्टॉक मार्केट एज ए करियर, मैं अगर कुछ कहूंगा कि करियर के रूप में इसको आपको चूज करना चाहिए तो उसके पीछे भी तथ्य रहेंगे, मेरी पर्सनल ओपिनियन नहीं होगी, ज्यादातर तथ्य रहेंगे। और नहीं होंगे, नहीं करना चाहिए तो उसके पीछे भी तथ्य होंगे। दोनों तथ्य मैं रख लूंगा आपके सामने, उसके बाद में आप डिसाइड कर लेना कि इसको एज ए करियर चूज करना है कि नहीं करना है। ये वीडियो पूरी तरह एजुकेशनल वीडियो है, किसी को रिकमेंड नहीं है कि आप एज ए करियर स्टॉक मार्केट में काम करें। मैं नहीं कह रहा हूं किसी को, मैं सिर्फ तथ्य आपके सामने रखूंगा। तो सबसे पहले मैं अब इसके अंदर ये बताने वाला हूं कि स्टॉक मार्केट में करियर बनाना चाहते हैं आप, तो क्या तरीके हैं स्टॉक मार्केट में करियर बनाने की। तो सबसे पहले भाई स्टॉक मार्केट में करियर बनाने के आपके सामने दो तरीके हैं। दो तरीके कौन कौन से, सुन लो। पहला तरीका तो ये है जिसके अंदर कि भाई आप एक प्रोफेशनल तरीके से ओहदे के रूप में, एक पोस्ट के रूप में काम कर सकते हो। और दूसरा ये है कि भाई पोस्ट वगैरह कुछ नहीं है, आप अपने हिसाब से, आपको अपनी कैपिटल लगा के इन्वेस्ट करके आपको कुछ पैसा इसमें से कमाना है और वही आपको जिंदगी भर करते रहना है, ठीक है। दोनों तरीका। पहला जो तरीका है उसमें क्या है, आप एज ए डाटा एनालिटिक्स, देखो भाई थोड़ा सा राइटिंग मेरी अच्छी नहीं है तो इसमें थोड़ा कंप्रोमाइज कर लेना। एज ए डाटा एनालिटिक्स काम कर सकते हैं। दूसरा कंसल्टेंसी के रूप में काम कर सकते हैं। कैसे काम कर सकते हैं, कंसल्टेंसी के, ठीक है। तीसरा इसके अंदर आप काम कर सकते हैं रिसर्चर के रूप में, रिसर्च फील्ड में एज ए रिसर्चर काम कर सकते हैं, एज ए रिसर्चर काम कर सकते हैं, ठीक है। चौथा आपके सामने एक ऑप्शन ये भी होता है कि भाई इसमें आप एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस होती है, पीएमएस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। ये सब पोस्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में, विभिन्न कंपनियों के अंदर निकलती हैं और इसके अंदर आप क्या करेंगे, ज्वाइन करके एक सैलरी पाएंगे और काम कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा वो मैं बताऊंगा आपको। दूसरा जो तरीका है कैरियर बनाने का वो है कि भाई आप डेली बेसिस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। कैरियर बनाना तो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इस ट्रेडिंग के भी 3 प्रकार होते हैं, ये आपको पता है। एक तो इंट्राडे होता है, एक तो एक स्विंग ट्रेड होता है,
एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है। ये तीनों ही तरीके इसमें है। सॉरी, खांसी हो रखी है मुझे। अब आपको कौन सा चूज करना है ये सब भी मैं तथ्य बताऊंगा, आप अपने हिसाब से फिर देख लेना। सबसे पहले हम इसकी बात करते हैं कि एज ए करियर हम इस फील्ड को यूज करें, इस फील्ड में जाएं तो क्या करना होगा। इसके लिए भाई आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो NISM की एग्जाम पास करनी पड़ेगी, NISM की एग्जाम पास करनी पड़ेगी। और उस एग्जाम के अंदर आपको देखो, इसके लिए इन सब के लिए अलग अलग एग्जाम होती है, उनकी सबकी एक कट ऑफ होती है, जैसे 60% के आसपास होती है लगभग, ठीक है ना। किसी की 60 है, किसी की कम भी है थोड़ा बहुत, लेकिन 60% मान के चलो। 60% उसकी कट ऑफ क्लियर करनी है। कट ऑफ क्लियर करने के बाद में आपको सेबी से क्या लेना है, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, ठीक है। और रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको एक फी पे करनी पड़ेगी सेबी को। उसके बाद में ये सब काम आप कर सकते हैं, एज ए कंपनी करें, एज ए पर्सनल करें, मतलब कैसे भी कंपनी बना के कर सकते हैं, पर्सनली भी कर सकते हैं। लेकिन आपको ये एग्जाम पास करनी पड़ेगी NISM की। ये NISM नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट होता है। ये आप देख लेना साइट पे जाके, अगर डिटेल से वीडियो चाहिए तो मैं बता दूंगा कभी, बाकी अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब मेरा ये कि अगर आप डाटा एनालिटिक्स के तौर पे, कंसल्टेंसी के तौर पे, रिसर्चर के तौर पे या पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इन सब के तौर पे काम करना चाहते हैं तो आपको NISM की एग्जाम पास करनी पड़ेगी। NISM की एग्जाम पास करनी पड़ेगी, फिर CBC क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, मतलब लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसकी एक फी होगी, वो पे करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है, इस एग्जाम में आपको क्या करना पड़ेगा, एक कट ऑफ है उसको क्लियर करनी पड़ेगी। दूसरा एक इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये भी होता है कि ये एक टाइम ड्यूरेशन के बाद में, एक फिक्स टाइम के बाद में ये एग्जाम दोबारा आपको देनी पड़ेगी। एग्जाम अगर दोबारा आप पास कर जाते हैं तो आपका लाइसेंस रिन्यू हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब लगभग किसी 3 साल का, ये ज्यादातर का टाइम, 3 साल बाद में आपको एग्जाम दोबारा देनी है, पास करते रहना है और उस हिसाब से आप आगे बढ़ते रहेंगे इसमें। ये बात हो गई इस फील्ड की। अब हमारे सामने एक दूसरी फील्ड बच गई, कौन सी, मैं इसको थोड़ा इरेज कर दूं, सही तरीके से समझा दूंगा फिर। अब दूसरा फील्ड हमारे पास बच गया भाई ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना है वो भी बता देता हूं मैं। भाई आप ट्रेडिंग करके करियर बनाना चाह रहे हैं स्टॉक मार्केट में, तो आपको क्या करना होगा ये तो बता दिया। अगर एक पोस्ट के तौर पे काम करना चाहते हैं, ओहदे के रूप में काम करना चाहते हैं, तो ये करना पड़ेगा। अब ट्रेडिंग के रूप में काम करना चाहते हैं, मान लो आप मार्केट में ट्रेडिंग करके ही आपका करियर बनाना चाह रहे हैं, स्टॉक मार्केट में आप क्या करना चाहते हैं, ट्रेडिंग, और ट्रेडिंग से आप अपना करियर बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें 3 तरीके की ट्रेडिंग होती है, वो मैंने बताया है कैसी। एक तो इंट्राडे होती है, ये सब चीजें मैं डिस्कस करूंगा, अगर नहीं पता है तो मैं सारी चीजें डिस्कस करूंगा। इंट्राडे होती है, एक स्विंग ट्रेडिंग होती है, और एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होता है, ठीक है। समझ जाना है ये चीजें लिखने वाली। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अब कौन सी किसके लिए अच्छी होती है, किसके क्या बेनिफिट है, किसके क्या नुकसान है, ये चीजें एक अलग पार्ट हो जाएगा, मैं डिस्कस कभी बाद में दूसरे वीडियो में करूंगा। लेकिन एज ए ट्रेडिंग आपको करियर बनाना है तो आपको क्या चाहिए, पहले क्या करना होगा ये सुन लो। इसके लिए भाई आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। और ये डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको क्या चाहिएगा, सबको पता होगा, वैसे नहीं पता है तो भी मैं बता दूं, कुछ नहीं चाहिए, आपको पैन कार्ड चाहिए, ठीक है। और पैन कार्ड के साथ में जैसे जरूरी डॉक्यूमेंट आपके होते हैं, आधार कार्ड तो होता ही है, बैंक पासबुक, बैंक स्टेटमेंट वगैरह ये चाहिए, ठीक है। मतलब एक आपका अकाउंट, सेविंग अकाउंट होना चाहिए बैंक में किसी में, और पैन कार्ड होना चाहिए, समझ गए। और एक आपके पास में कोई इनकम का सोर्स होना चाहिए। अगर ये डॉक्यूमेंट है तो आप किसी भी ब्रोकर के पास में, ब्रोकर हाउस के पास में जाके एक अपना, जाना नहीं पड़ता, ऑनलाइन है सारा काम, ऑनलाइन है। किसी को नहीं पता तो मुझे कॉल कर लेना, मेरा नंबर बता देता हूं मैं, ये नंबर है मेरा 8094936025। इस पे कॉल कर लेना, और मैं कैसे अकाउंट ओपन होता है ये अकाउंट ओपन कर दूंगा आपको, ठीक है। इस पे कॉल करके पूछ सकते हैं, किसी को नहीं पता तो बाकी सारा ऑनलाइन प्रोसेस है, सब कोई भी कर सकता है इसको। तो किसी भी ब्रोकर हाउस के पास में आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के बाद वो अकाउंट आपका एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद में आप उसमें अपना फंड ऐड करेंगे। फंड ऐड करने के बाद में आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देंगे। इसके लिए आपको कुछ भी इसके अलावा नहीं करना। अकाउंट ओपन हो गया आपका, अकाउंट ओपन होने के बाद में आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा ट्रेडिंग करना है, समझ गए।
तो दोनों तरीके कैरियर के रूप में बता दिए मैंने कि स्टॉक मार्केट में अगर कैरियर बनाना है तो किस किस फील्ड में बनाया जा सकता है, कैसे कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए जरूरी चीजें क्या है, जरूरी शर्तें क्या हैं जो पूरी करनी होगी, वो भी मैंने बता दिया, दोनों बता दिए। अब हम बात कर रहे हैं इस फर्स्ट को तो छोड़ देते हैं भाई, डाटा एनालिटिक्स, कंसल्टेंसी, रिसर्चर, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस, इनको छोड़ देते हैं। ये एग्जाम वगैरह पास करने वाली कहानियां हैं, ये बहुत कम लोगों के पास में है, लगभग 700 कैसे कुछ डाटा मुझे ध्यान नहीं है एग्जैक्ट, सेबी की साइट पे जाके चेक कर लेना कितने लोगों के पास में ये लाइसेंस वगैरह है, कम के पास में ही है। लेकिन हमें तो क्या करना है, इस फील्ड को छोड़ना है। अगर इसमें कोई इंटरेस्टेड है ना तो कमेंट कर देना, मैं बता दूंगा इसमें हम क्या करना होगा। हम इसकी बात करते हैं जो कि एक आम आदमी कर सकता है। ये एक आम आदमी के बस की बात नहीं है, ये एक आम आदमी के बस की बात है, समझ गए। इसमें क्या करना होगा, ट्रेडिंग में क्या करना होगा। तो देखो, पहले तो मैं इसकी कुछ चीजें बुराइयां हैं वो पहले बताऊंगा भाई। सबसे पहले तो हम इसकी बुराइयां बताएंगे, ट्रेडिंग के तौर पे हम मार्केट में आ जाएं और फिर उसकी नुकसान क्या है वो हमें पता ही नहीं हो और हम लग जाए ऐसे नुकसान कर लें तो फिर क्या फायदा भाई। पहले मैं इसमें बुराई बता देता हूँ। सबसे पहले क्या है, देखो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को आप ट्रेडिंग, अब मेरा टॉपिक हो गया ट्रेडिंग एज ए कैरियर, एज ए कैरियर, ये टॉपिक हो गया। अब मैं इसको डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है। ट्रेडिंग एज ए कैरियर, तो पहले कि हमें ट्रेडिंग को एज ए कैरियर चूज करना चाहिए क्या, और दूसरा नहीं करना चाहिए। तो करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, नहीं करना चाहिए तो क्यों नहीं करना चाहिए, ये दोनों चीजें मैं बताऊंगा, ठीक है। और अगर करना है एज ए कैरियर, इसको चूज करना है तो फिर हमें क्या करना होगा, नहीं करना चाहिए तो फिर बात खत्म ही होगी। और अगर स्टॉक मार्केट में एज ए ट्रेडिंग हम कैरियर चूज नहीं कर रहे तो उसके पीछे क्या कारण है, क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, वो भी मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले हम इसको उठाते हैं कि स्टॉक मार्केट को एज ए कैरियर चूज नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये बात करते हैं। इस टॉपिक पे आते हैं पहले, उसके बाद में हम इसको एज ए कैरियर चूज करना चाहिए वो बताएंगे तथ्यों के साथ में, और उसके लास्ट में मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन बता दूंगा, मेरी पर्सनल ओपिनियन कि भाई मेरी ओपिनियन क्या है इसके अंदर, मैं क्या मानता हूं वो बताऊंगा। उसके बाद में आप खुद डिसाइड कर लेना कि आपको क्या करना है। हम पहले ये कह रहे हैं कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग को एज ए कैरियर चूज नहीं करना चाहिए, मतलब ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए, कारण बता देता हूं भाई। कारण देखो, सुन लो पहले कारण। देखो, ट्रेडिंग करने के लिए आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं। ट्रेडिंग के लिए आपके सामने दो ऑप्शन होते हैं, या तो किसी भी स्टॉक को या किसी भी ऑप्शन को या फ्यूचर को आप सेल कर सकते हैं, या क्या कर सकते हैं, उसको बाई कर सकते हैं। ये ऑप्शन होते हैं दो ट्रेडिंग में, ठीक है। या तो किसी स्टॉक को आप सेल कर सकते हैं, ऑप्शन को, फ्यूचर को सेल कर सकते हैं, या उसको बाई कर सकते हैं। अब देखो, समस्या ये है, अगर आप किसी भी स्टॉक को सेल करना चाहते हैं या किसी भी ऑप्शन को सेल करना चाहते हो तो इसके लिए कैपिटल की जो जरूरत पड़ती है वो लार्ज कैपिटल होती है, बड़ी कैपिटल चाहिए आपको, हुज अमाउंट ऑफ कैपिटल चाहिए, ठीक है, ज्यादा पैसा चाहिए, जो कि नॉर्मली एक आम आदमी के पास नहीं होता है, समझ गए। लगभग मैं ऑप्शन की बात करता हूं, ज्यादातर लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ही काम कर रहे हैं, तो ऑप्शन में ज्यादातर लोग फंसे हुए हैं, उसी की बात कर रहे हैं हम, उसको फोकस करते हुए करेंगे। तो ज्यादातर लोग क्या ऑप्शन में काम करते हैं। ऑप्शन में अगर आप किसी ऑप्शन को सेल करना चाहते हैं तो उस ऑप्शन को सेल करने के लिए आपको कम से कम 1.5 लाख रुपया चाहिए एक लोट को सेल करने के लिए। और वहां प्रॉफिट जो होगा आपको कितना होगा भाई, प्रॉफिट मैक्सिमम उस लोट का जो मतलब उस स्ट्राइक प्राइस का जो भी प्रीमियम चल रहा होगा उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता आपको, ठीक है। मैं मान लो कि 100 रुपए का कोई स्ट्राइक प्राइस आपने सेल कर दिया तो आपको अधिकतम प्रॉफिट 100 रुपया ही हो सकता है। कम से कम 15 क्वांटिटी बैंक निफ्टी में सेल होती है, कम से कम 50 क्वांटिटी निफ्टी 50 में होती है, तो उसको मल्टीप्लाई करके देख लेना। मतलब कहने का ये, सेल करोगे तो आपको प्रॉफिट मैक्सिमम कितना होगा वो उसकी ऑप्शन की जो प्राइस है ना उसके ऊपर डिपेंड करेगा, उससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं होगा। लॉस मेरे भैया यहां लॉस कितना भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है, कोई भरोसा नहीं है लॉस का, समझ गए। लेकिन अगर आप किसी ऑप्शन को बाई करते हैं, किसी ऑप्शन को बाई करते हैं तो बाई करने पर आपको प्रॉफिट कितना होगा कोई भी नहीं बता सकता, कितना भी हो सकता है,
कितना भी प्रॉफिट हो सकता है। और लॉस कितना होगा, लॉस की एक लिमिट है। लिमिट कितनी है लॉस की, कि जितनी लिमिट के ऊपर आपने किसी प्रीमियम को बाई किया है, किसी प्रीमियम को बाई किया है, उससे ज्यादा लॉस आपको नहीं हो सकता। तो सिंपल शब्दों में मैं अगर आपको एक बात कहूं तो ये कह सकता हूं, यदि आपने किसी ऑप्शन को सेल किया है, यदि किसी ऑप्शन को आपने सेल किया है तो आपका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड है। और आपका लॉस क्या है, अनलिमिटेड है। भाई मेरी राइटिंग थोड़ी सी ठीक नहीं है, इस पे प्रैक्टिस भी ठीक नहीं है मेरी पेन टेप पे। तो लॉस भी क्या है इसमें, अनलिमिटेड, प्रॉफिट क्या है, लिमिटेड है। और यदि आपने किसी ऑप्शन को बाय किया है तो वहां आपका प्रॉफिट क्या है भाई, प्रॉफिट क्या है, अनलिमिटेड है, कितना भी हो सकता है, अनलिमिटेड है। और लॉस क्या है भाई आपका, वहां लिमिटेड है। ये सब पता भी होगा अगर आप काम कर रहे हैं तो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूं, मानो एक ऑप्शन है जिसकी प्राइस चल रही है 100 रुपये, और बैंक निफ्टी का एग्जाम्पल लेके चलता हूं, 15 क्वांटिटी का एक लोड साइज है उसमें। तो अगर आपको इसे सेल करना है तो इसकी अमाउंट एक्चुअली कितनी हो गई, 15 गुणा 100 तो 1500 रुपए का इसकी अमाउंट सेल प्राइस हो गई, ठीक है। और अगर इसको आपने बाय किया है तो भी आपको कितने रुपए देने पड़े हैं, 1500। लेकिन अगर आपने इसको सेल करना है तो आपको पैसे तो 1500 ही लगेंगे वैसे तो, लेकिन एक मार्जिन चाहिए पहले से। ब्रोकर हाउस जो रख लेता है वो लगभग 1.5 लाख रुपए क्रॉस कर जाएगा, 1.5 से भी क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। इससे इतना मतलब कि पैसा आपके सॉरी डीमैट अकाउंट में होना चाहिए, तब जाके आप सेल कर पाएंगे, नहीं तो आप सेल कर ही नहीं पाएंगे इसको। अगर आपको बाई करना है तो मात्र 1500 रुपए ही आपको चाहिए। अगर 1500 रुपए हैं आपके पास में अकाउंट में तो आप इसको बाई कर लेंगे। अब देखो, अगर मान लो आपने सेल किया है तो आपको प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट कब होगा, आप सेल किया तो प्रॉफिट कब होगा, जब इसकी 100 रुपए से कीमत घट के कम हो जाएगी। और कम कितनी हो सकती है भाई, 0 से कम तो क्या होगी, 0.5 होती है टिक साइज, तो 0.5 से कम नहीं होगी ये, तो इतनी हो जाएगी। मान लो 0.5 को छोड़ो, अपन 0 ही मान के चलते हैं, तो 0 भी अगर हो जाएगी कीमत तो आप उसको बाई कर लेंगे, तो आपको वहां प्रॉफिट हो जाएगा 1500 रुपए का। कितने का हो जाएगा, 1500 का। अधिकतम प्रॉफिट है ये आपका। अगर आपने पहले बाई कर लिया तो हो सकता है कम प्रॉफिट हो, लेकिन इससे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता। आपको 1500 रुपए से ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो सकता, इतना ही होगा, समझ गए। और लॉस कब होगा आपको, जब ये 100 रुपए की बढ़कर हो सकता है 120 चली जाए, हो सकता है 130 चली जाए, हो सकता है ये 500 चली जाए, और हो सकता है ये 1000 भी चली जाए। कोई भरोसा नहीं है मार्केट में, कितनी भी जा सकती है, ठीक है। तो जितनी ज्यादा प्राइस इसकी हो जाएगी उतना ही ज्यादा आपको यहां लॉस होगा। आई बात समझ में। अगर मान लो आपने इसको सेल किया है तो आपको प्रॉफिट अधिकतम 1500 का, लॉस अनलिमिटेड, ऐसे होता है। अगर आपने इसको बाई कर दिया, बाई करने पे क्या हुआ, आप प्रॉफिट कितना ले सकते हैं, कि बाई करने का मतलब आपने 100 रुपए में इसको बाई किया था, अब चाहते हैं कि ये बढ़े, और बढ़कर मैंने कहा कि ये 120 भी जा सकती है, 130 भी जा सकती है, 500 भी जा सकती है, या 1000 भी जा सकती है, कितना भी जा सकती है। तो जितनी ज्यादा ये पहुंचेगी प्राइस उतना ही ज्यादा आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि आपने 100 रुपए में खरीदा था, जब 1000 हो जाएगा तब बेच देना, आपको प्रॉफिट हो जाएगा कितना, 100 से 1000 पे पहुंच गए, सीधा का सीधा आपका प्रॉफिट हो गया 30 गुना। और 120 पहुंच गया तो भी प्रॉफिट हो गया, उस हिसाब से हो जाएगा, 20% प्रॉफिट हो जाएगा। 130 पे पहुंचा तो 30% प्रॉफिट हो जाएगा। कहने का मतलब बढ़ेगा कितना नहीं पता, कितना भी बढ़ सकता है मार्केट में, लेकिन प्रॉफिट यहाँ क्या आपका अनलिमिटेड हो गया, कितना भी हो सकता है। लॉस कितना होगा भाई, लॉस का मतलब ये आपने 100 रुपए में खरीदी थी, ये 0 हो जाएगी तो आपको अधिकतम कितना लॉस हो जाएगा, जो 100 रुपए का था, टोटल कितने लगाए थे आपने, 1500, तो ये 1500 रुपए का लॉस हो जाएगा आपको। तो अगर आपने ऑप्शन को बाई और सेल किया है तो उसमें लॉस और प्रॉफिट कितना हो सकता है, ये चीजें मैंने बता दी है। ये तो रह गई प्रॉफिट की थोड़ी सी अलग बात हो गई अपने टॉपिक से, लेकिन ये बतानी जरूरी थी इसलिए मैंने बता दी है। अब देखो इसमें प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं कि कौन से की ज्यादा प्रोबेबिलिटी, विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है। तो मैं विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात करूं तो भाई 70-30 का रेशियो है इसके अंदर। 70% चांसेस होते हैं कि अगर आपने किसी ऑप्शन को सेल किया है तो 70% चांस है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे, और इसमें आपके 30% चांस होते हैं कि आप प्रॉफिट में रहेंगे। बाकी
लॉस के, यहाँ लॉस के चांस 30% हो गए और यहाँ लॉस के चांस 70% हो गए। तो मतलब अगर सेल किया है तो 70% चांस है कि आप प्रॉफिट में रहेंगे, कितना रहेंगे वो अलग बात है। और यहाँ 70% चांस है कि आप लॉस में रहेंगे, कितना रहेंगे वो अलग बात है। ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट, लॉस मैंने बता दिया इतना हो सकता है, लेकिन 30% चांसेस है कि यहाँ आप प्रॉफिट में रह सकते हैं। आई बात समझ में? अब इनमें से आपको एज ए सेलर काम करना है या एज ए बायर काम करना है, वो आपको डिसाइड करना है। एज ए सेलर काम करेंगे, एज ए बायर करेंगे, या फिर दोनों ही काम करेंगे। दोनों भी काम एक साथ कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये इसलिए बताना जरूरी था, तो मैंने बता दिया। दोनों के डाटा मैंने बता दिए। ये डाटा मेरे नहीं है, ये सेबी के डाटा हैं, और आप देख लेना, हर जगह मिल जाएंगे आपको। मेरा काम सिंपल यहां बताना था, बता दिया। अगर आप एज ए सेलर काम करते हैं तो वो आपकी मर्जी है, एज ए बायर काम करते हैं तो वो आपकी मर्जी है, और दोनों के रूप में काम करते हैं तो भी आपकी मर्जी है। समझ गए बात? इतनी क्लियर है। अब नेक्स्ट बात हम शुरू करते हैं कि हमने ये देख लिया भाई, हमारे को ट्रेडिंग के अंदर एज ए बायर काम करना है या एज ए सेलर काम करना है। और एज ए बायर काम करना है तो हमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि चांस क्या है कि हमें प्रॉफिट होगा और कैसे होगा। और सेलर काम करते हैं तो क्या चांस है कि हमें लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, कैसे होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं तो सिंपल ये कहानी बताने वाला हूं आगे आपको कि मुझे ट्रेडिंग के रूप में काम करना चाहिए। काम करना, सॉरी हम टॉपिक से थोड़ा सा अलग हो गए। पहला टॉपिक ये था कि मार्केट में एज ए ट्रेडिंग काम नहीं करना चाहिए, इसी को चल रहे हैं, अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ। तो एज ए ट्रेडिंग काम नहीं करना चाहिए, इसके पीछे मैंने कारण बताया कि अगर आप एज ए सेलर काम कर रहे हैं, एज ए सेलर काम कर रहे हैं तो उसके लिए लार्ज कैपिटल की आवश्यकता है, जो कि आम आदमी के पास नहीं होती है। तो आप पे एज ए सेलर तो काम कर नहीं सकते, क्योंकि वहां 70% चांसेस होते हैं कि आप प्रॉफिट में रहेंगे, 30% चांस होते हैं कि आप लॉस में रहेंगे। समझ गए? तो ये रेशियो इस हिसाब से आ रहा है। तो ये आपके पास कैपिटल ही नहीं है तो आप वैसे ही हट गए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि इतनी कैपिटल ही नहीं है हमारे पास में, तो हम नहीं करेंगे काम। दूसरा, अगर एज ए बायर काम कर रहे हैं तो वहां 70% चांस है भाई आपको लॉस होगा, आपको लॉस होगा। तो जहां हारने के चांसेस ही ज्यादा हैं तो वहां काम करना ही नहीं चाहिए, वहां काम नहीं करना चाहिए। तो ट्रेडिंग में काम नहीं करना चाहिए, उसके पीछे कारण ये है। एक तो पहला कारण ये हो गया, समझ गए? ये डाटा है, ये मैंने बता दिया, इसकी वजह से आपको काम नहीं करना चाहिए ट्रेडिंग में। अब दूसरा है, एक और तथ्य है। वो तथ्य क्या है वो सुन लो। जब भी आप ब्रोकर हाउस को मतलब कि अपना अकाउंट ओपन करते हैं तो वहां डिस्क्लेमर आ जाता है सेबी का कि 90% लोग क्या कर रहे हैं, मार्केट में लॉस कर रहे हैं। जब आपको सेबी डेली बेसिस पे ये कह रहा है कि भाई 10% लोग ही मार्केट में प्रॉफिट कर रहे हैं, 90% लोग मार्केट में लॉस कर रहे हैं, तो जहां 90% लोग हार रहे हैं वहां मार्केट में काम करना चाहिए क्या भाई? उस फील्ड में जाना चाहिए क्या? ये आप सोच लो, आप एक बार ये क्वेश्चन सोच लो, ठीक है? तो ये सेबी का क्लियर डिस्क्लेमर डेली आ जाता है आपके पास में कि 90% लोग लॉस करते हैं। यहाँ इट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं, और उसमें से ज्यादातर क्या है, बायर हैं, जो कि 70% लॉस के चांस होते ही है उनके। 90% चांस है कि वो लॉस में रहेंगे, और 70% चांस है कि उनको जो अपना काम किया उसी में भी लॉस रहेंगे। वो 90% लोग लॉस में रहेंगे, और प्लस में उनका चांसेस भी ये है कि 70% जिस काम को वो कर रहे हैं वो काम ही नुकसान देगा। इसलिए ये सारा डाटा आता है कि 90% लोग लॉस कर रहे हैं। तो अब इसको चूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, डाटा मैंने बता दिया। तो मेरे हिसाब से आप सोच लेंगे खुद, मैं अपनी ओपिनियन लास्ट में बता दूंगा, ठीक है? अब हम बात करते हैं कि मार्केट में काम करना चाहिए क्या, काम करना चाहिए क्या। तो हम इसके नेगेटिव पॉइंट को साथ में इंक्लूड करते हुए, ध्यान में रखते हुए बात करेंगे कि मार्केट में ट्रेडिंग के रूप में काम करना चाहिए, क्यों करना चाहिए वो बताऊंगा। पहली बात है कि भाई हमारे सामने नहीं करने के दो कारण आए थे कि एक तो हमारी इसमें प्रॉफिटेबल रहने की पॉसिबिलिटी जो थी ना, प्रॉफिटेबल रहने की जो पॉसिबिलिटी थी वो कितनी थी, 70% थी, क्योंकि हम एज ए बायर काम करेंगे तो 70% ही थी। दूसरा, हमारे सामने जो नेगेटिव पॉइंट है, सॉरी ये 70% नहीं, ये 30% है भाई, ये लॉस में रहने की पॉसिबिलिटी है, प्रॉफिटेबल रहने की 30% पॉसिबिलिटी है।
ठीक है। और दूसरा ये है कि सेबी के डाटा के अकॉर्डिंग जो प्रॉफिटेबल है ना लोग, प्रॉफिटेबल हैं जो लोग, वो मात्र कितने हैं, 10% है। इट मीन्स 70% तो यहां लॉस की पॉसिबिलिटी है और 90% लोग यहां लॉस करते हैं। ये नेगेटिव डाटा है हमारे सामने। अब मैं कह रहा हूं कि मार्केट में एज ए करियर काम करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए? सबसे पहला तो इस डाटा को उठा के देखो कि इसके अंदर जो लोग सक्सेस है ना, ये सक्सेस रेट है, प्रॉफिटेबल रहने की पॉसिबिलिटी मानो या सक्सेस रेट मानो इसकी, ये सक्सेस रेट है। ये क्या है? सक्सेस रेट है। तो सबसे पहला आपको यह देखना है कि इस प्रोफेशन के अंदर आपके सक्सेस होने की जो रेट है ना, वो कितनी है? 10%। कितनी है? 10%। मैं इसमें कुछ और ऐड करूंगा इस चीज में। आप ये डाटा किसका है? सेबी का है। आप ये मान के चलो कि 10% लोग इसमें प्रॉफिट करते हैं। सक्सेस रेट कितनी होगी? 10% होगी। ठीक है। अब हम इस प्रोफेशन को किसी दूसरे प्रोफेशन के साथ तुलना करें ना, तुलना करें, कंपेयर करें, तभी तो ये कह सकते हैं कि ये खराब है या अच्छा है। हम खराब और अच्छा की तुलना करेंगे किसी के साथ, तभी तो बोल सकते हैं सही तरीके से। तो हम इसकी तुलना करके देखते हैं अन्य फील्ड के साथ। अदर फील्ड कौन कौन सी हो सकती है भाई? अदर फील्ड के अंदर में सबसे जो मेजर फील्ड होती है लोगों के सामने, वो होती है गवर्नमेंट सेक्टर। एक होता है प्राइवेट सेक्टर, और प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो मैं आपका ये स्टॉक मार्केट पे आ गया। लेकिन अदर प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं जहां एक फिक्स पेमेंट मिलता हो, महीने के दिन आपको एक काम करना होगा और उसके बदले में फिक्स पेमेंट मिल जाएगा, उनकी बात करेंगे। तो पहले हम गवर्नमेंट जॉब की बात करते हैं। तो भैया गवर्नमेंट जॉब की बात करो ना, तो मैं एक बात बता दूं कि जो इंडिया की डाटा है उसके अंदर टोटल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो कितने? पॉपुलेशन का 3.5% है। और ये डाटा कहां से चेक करना है भाई? मैं बता रहा हूं ना, ये डाटा तो ये मेरा नहीं है भाई, मैंने कहीं से उठाया है, कहीं से चेक किया। कहां से चेक किया है वो बता दूंगा। तो आपको क्या करना है, ये सब चीजें सारे डाटा देखने हैं ना, तो उसके लिए क्या करना है, डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग की एक साइट है, डीजी की साइट पे जाना, वहां आपको हर सेक्टर के कितने एम्प्लॉय हैं वो मिल जाएंगे। गवर्नमेंट के जितने भी सेक्टर हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के, सबके वो सारे एम्प्लॉय आपको उनकी लिस्ट मिल जाएगी, मतलब कितने किस सेक्टर में एम्प्लॉय काम कर रहे हैं गवर्नमेंट वाले। समझ गए? तो ये टोटल पॉपुलेशन का कितना डाटा है? 3.5। सारे के सारे बताने का कोई फायदा नहीं है भाई, बहुत लंबा वीडियो जाएगा। लेकिन आप मान के चलो कि जो टोटल पॉपुलेशन है ना, उसके अंदर मात्र 3.5% लोग ही गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो इस फील्ड में अधिकतम सक्सेस रेट कितनी हो सकती है? अधिकतम सक्सेस रेट 3.5। इससे ज्यादा इसमें हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ज्यादा तो रोजगार ही नहीं है इस क्षेत्र में। सारे के सारे एक साथ रिटायर हो जाएंगे तो भी 3.5% लोगों को ही तो रोजगार मिल सकता है गवर्नमेंट सेक्टर में, इससे ज्यादा तो नहीं मिल सकता। और ये पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे एक साथ रिटायर हो जाए। समझ गए? तो मेरा कहने का मतलब यह था कि हम गवर्नमेंट सेक्टर के साथ इसको कंपेयर कर रहे थे, तो उसमें अधिकतम सक्सेस रेट कितनी आई? 3.5% आई। ठीक है। और बाकी प्राइवेट सेक्टर दो और थे, उनके साथ मैं बताऊंगा। दूसरा, इसमें एक पॉइंट और सुन लो आप कि आपने कोई भी एग्जाम दी होगी, अब उस एग्जाम के अंदर आपको यह देखना कि कितनी वैकेंसी है और उसमें से कितने लोग अप्लाई करने वाले हैं, एग्जाम में बैठने वाले हैं। तो जितने अप्लाई करके एग्जाम में बैठ रहे हैं उनमें से कितने लोगों को लिया जाएगा, उसकी सक्सेस रेट देखना है। सॉरी, तो ये डाटा भी मैं अगर बताऊं, कुछ मेजर एग्जाम के नाम लेके मैं बोलूं, तो जैसे यूपीएससी है, सीएससी के एग्जाम करवाती है, बहुत सारी और भी करवाती है, सीएससी सीडीएससी वगैरह बहुत सारी करवाती है। लेकिन यूपीएससी सीएससी की अगर हम बात करें तो यूपीएससी सीएससी के अंदर जो सक्सेस रेट है 2023 की, मैं यूपीएससी सीएससी की बात कर लेता हूं, 2023 में उसमें जो सक्सेस रेट है वो 0.2% है। देख लो भाई, कहां 10% और कहां 0.2%। आंखें खुलेंगी आपकी, समझ रहे हैं? तो इसमें आपको ऑलरेडी, और ये मैं बता रहा हूं, ये जो डाटा है ना, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को उठा के देखना, उसका अधिकतम 1% मिल जाएगा आपको सक्सेस रेट। उस एग्जाम में सफल होने की पॉसिबिलिटी अधिकतम 1% मिल जाएगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी।
समझ गए। और 2 मिल जाएगी, मान लो बहुत ज्यादा वैकेंसी आ गई कोई डी ग्रुप वगैरह की तो 2% मिल जाएगी। वहां 50 लाख फॉर्म लगेंगे तो हो सकता है वहां 1 लाख ही वैकेंसी आ जाए, बाकी होता नहीं है। मान लो आ जाए, फॉर्म लग जाए 50 लाख और वहां वैकेंसी आ जाए तो कुछ परसेंटेज ऐसा थोड़ा बहुत आ सकता है ज्यादा, बाकी ऐसा होगा नहीं, आपको भी पता है। मतलब 2% 1% इससे ज्यादा नहीं आएगी सक्सेस रेट गवर्नमेंट जॉब में। किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को देके देख लेना आप, होगी क्लियर बात। और मैं दूसरी भी अगर एग्जाम बात, यूपीएससी करवाती है, सीएपीएफ की करवाती है, आपने सुना होगा सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की। इसमें भी 2023 के अंदर जो एग्जाम हुई थी उसके अंदर टोटल वैकेंसी की मैं बात करूं, मुझे ध्यान है कि शायद 322 वैकेंसी थी, 322 वैकेंसी ऐसे कुछ थी। और उसके अंदर जो पार्टिसिपेंट थे वो 3.5 लाख थे, 3.5 लाख थे। तो इसकी सक्सेस रेट अगर आप देखेंगे 3.5 पे, तो ये भी 2% तो कम ही आएगी। 3.5 इंटू ये आएगी भाई 0.0 कुछ 0.02 या 3 ऐसे कुछ आ सकती है, ठीक है, मुझे नहीं पता, निकाल के कैलकुलेशन थोड़ा टफ है नहीं, 9.5 से 3 पॉइंट को डिवाइड करना ही, तो मतलब 0.0 ये तो है निश्चित है। कितना आएगी 0.0, आगे कुछ भी हो सकता है, नंबर 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ भी। तो आप देख ले कितने परसेंटेज सक्सेस रेट है यहाँ पे, वही बात क्लियर। तो गवर्नमेंट सेक्टर को तो आप हटा दो कि गवर्नमेंट सेक्टर से तो वहां 10% सक्सेस रेट है, ज्यादा ही रेट है, बहुत अच्छी रेट है। गवर्नमेंट सेक्टर के साथ तुलना करके देख ली तो ट्रेडिंग हमारे लिए क्या है, गवर्नमेंट सेक्टर से तो अच्छा है, वो भी क्लियर बात है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर की बात करते हैं, फिर सैलरी वगैरह सब कुछ डिस्कस करेंगे। प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो मैं प्राइवेट सेक्टर में आपको पता है कि जो सक्सेस रेट है ना प्राइवेट सेक्टर में, वो कितनी सक्सेस रेट है मेरे भैया, वो मैक्सिमम जो डिपार्टमेंट कुछ ऐसे हैं जहां पे 5% की सक्सेस रेट अधिकतम आई है, अधिकतम 5%, अधिकतम। ये डाटा मैंने देखे हैं, वहां से बता रहा हूं, मैं सारा डिस्कस करने लग जाऊं वो कहां से देखा, ये तो फिर फालतू की बातें हो जाएगी ना, आप देख लेना और आपको पता भी है ये अधिकतम है। और इसमें किसकी सक्सेस रेट है, ये बेस्ट टाइप के जो स्किल्ड पर्सन है ना उनकी है, ये स्किल्ड पर्सन, आपके पास में उस लेवल की स्किल होनी चाहिए और प्लस में डिग्री, वहां वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, तब जाके है आपका प्लेसमेंट वगैरह कुछ अच्छी कंपनी में हो जाए। और वो सक्सेस रेट इसलिए, मतलब ये ज्यादा इसलिए हो गई, ये जो सक्सेस रेट इतनी ज्यादा पता है क्यों हो गई, ये इसलिए हो गई कि इस लेवल के जो लोग है ना, इस लेवल के जो लोग हैं उनके पास प्रोफेशनली तरीके से वो डिग्री बहुत कम लोगों के पास है, और जिसके पास है वो सक्सेस हो गया, इसलिए ये ज्यादा है। बाकी सबकी बात करें ना नॉर्मल, अगर जैसे मान लो हम बात करते हैं बीटेक की, किसी ने बीटेक कर रखी है तो एज ए इंजीनियर उसका प्लेसमेंट होने की पॉसिबिलिटी तो इससे भी कम है भाई, समझ गए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं सबकी अगर तुलना करें तो। लेकिन स्किल्ड पर्सन की बात करें, जिसने डिग्री भी ली है साथ में स्किल भी डेवलपमेंट किया, अपना स्किल भी बढ़ाया है, उनकी तुलना करें ना तब थोड़ा सा ज्यादा हो सकती है। तो ये सक्सेस रेट भी मेरे हिसाब से कम ही है स्टॉक मार्केट से। तो मैंने गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों के साथ कंपेयर करके बता दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी इसकी सक्सेस रेट स्टॉक मार्केट से कम है, और प्राइवेट में भी जाएंगे तो आप वहां भी सक्सेस रेट कम है, और यहां 10% की सक्सेस रेट मिल रही है हमारे को स्टॉक मार्केट में। तो इतनी सक्सेस रेट तो भाई किसी में है ही नहीं। तो फिर इस सक्सेस रेट को लेके तो हमारे दिमाग में क्यों क्वेश्चन आना ही नहीं चाहिए कि भाई स्टॉक मार्केट हमारे लिए नहीं है, क्योंकि ज्यादा 10% लोग सफल हो रहे हैं यार, इससे ज्यादा क्या चाहिए, किसी भी फील्ड में नहीं है 10%। समझ गए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा एक और अलग तथ्य की। वो तथ्य क्या है, फेवर में पहला तथ्य मैंने बता दिया। पहला तथ्य क्या था कि हमें काम करना चाहिए स्टॉक मार्केट में एज ए करियर, तो क्यों करना चाहिए उसके मैंने तथ्य दे दिया। पहला तथ्य दे दिया जिसमें गवर्नमेंट सेक्टर के साथ में और प्राइवेट सेक्टर के साथ में, अदर प्राइवेट सेक्टर के साथ में इसकी तुलना करके बता दी, वहां जो सक्सेस रेट है उसके साथ तुलना करके बता दी। वहां निकल के ये आया कि इसकी जो सक्सेस रेट है वो 10% है, जो कि सबसे ज्यादा है। स्टॉक मार्केट में सक्सेस रेट 10% है, जो कि बाकी सबसे ज्यादा है। तो इस चीज को लेके तो हमें बिल्कुल भी नेगेटिव नहीं होना है। अब दूसरा तथ्य और मेरा सुन लो, ये मेरा पर्सनल तथ्य है, ऐसी बात नहीं है कि मेरी ओपिनियन नहीं है, ये तथ्य है, लेकिन ये मेरा पर्सनल है, कहीं पब्लिश्ड नहीं मिलेगा आपको। और मैं तथ्य बता रहा हूं, इसका मतलब आप खुद एक बार जब सोचेंगे तो आपके सामने ये निकल के भी आ जाएगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहा है।
वो तथ्य क्या है? देखो, स्टॉक मार्केट में होता क्या है पहले ये समझ लो, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, देखना जरूरी है। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में किसी भी स्टॉक की हो, इंडेक्स की हो, स्टॉक मार्केट में दो ही तो चीज होते हैं, एक तो स्टॉक होता है, एक इंडेक्स होता है, ठीक है? या तो किसी स्टॉक के अप जाने की पॉसिबिलिटी होती है या स्टॉक के डाउन जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इन दो के अलावा कोई पॉसिबिलिटी बनती है क्या भाई? नहीं बनती। और ऐसे ही किसी इंडेक्स के या तो अप जाने की पॉसिबिलिटी होती है या डाउन जाने की पॉसिबिलिटी होती है। इनके अलावा कोई पॉसिबिलिटी होती है क्या? नहीं होती। आपका आंसर यही होगा, नहीं होती। और नहीं होती, या तो कोई स्टॉक है वो अप जा सकता है भाई, और या डाउन जा सकता है, इसके अलावा और क्या करेगा? वो एक जगह रुक सकता है बस, इससे ज्यादा तो नहीं कर सकता। और एक जगह रुकेगा तो कोई नुकसान ना, फायदा ना नुकसान, कोई दिक्कत ही नहीं है वहां तो। समझिए? तो मेरा कहने का मतलब है कि स्टॉक मार्केट में सपोज दैट दो प्रकार के लोग होते हैं, एक तो बुलिश, एक बियरिश। बुलिश क्या सोचता है कि मार्केट अप जाएगा, बियरिश क्या सोचता है मार्केट डाउन जाएगा। और एक टाइम पे कोई व्यक्ति इन दोनों में से एक ही होता है। मैं ये नहीं कर रहा हूं कि हमेशा आजीवन के लिए, जैसे मान लो ए पर्सन है, वो एट ए पॉइंट ऑफ टाइम या तो बुलिश होगा या बियरिश होगा, दोनों में से एक ही व्यू रखेगा ये एक टाइम पे, चाहे वो किसी की भी बात हो, मेरी बात हो या किसी और की बात हो, सभी की ऐसी है। लेकिन किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तो उसका व्यू इन दोनों में से ही कोई एक होगा। ऐसा तो है नहीं वो दोनों ही व्यू बना के बैठ जाए। अगर उसने दोनों व्यू बना लिया, इसका मतलब वो मार्केट में काम करेगा ही नहीं, फिर तो उस टाइम पे तो वो न्यूट्रल है एक तरह से, समझ गए? तो एक किसी इंस्टेंट टाइम पे वो मार्केट में इन दोनों में से कोई एक व्यू रखेगा। व्यू क्या रखेगा? या तो रखेगा बुलिश होने का कि मार्केट बुलिश होगा वो खुद कि मार्केट ऊपर जाएगा, या वो बियरिश होगा कि मार्केट नीचे जाएगा। अब मार्केट इन दोनों में से कोई एक काम करेगा, ये भी पता है, या तो अप जाएगा या डाउन जाएगा। और अप जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 50%। डाउन जाने की पॉसिबिलिटी क्या है? 50%। भाई दो तो है पॉसिबिलिटी, अप जाने की पॉसिबिलिटी 50%, डाउन जाने की पॉसिबिलिटी 50%। किसी एक पॉइंट पे रुक कर, किसी एक पॉइंट पे रुक के मार्केट खड़ा हो जाए पूरे दिन, ये पॉसिबल अभी तक तो हुआ नहीं। किसी एक टाइम कम ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, वो बात अलग है, लेकिन जाएगा जरूर, किसी एक साइड में जाएगा। अब मेरी बात सुनो, अगर मान लो कोई बुलिश है, उसका व्यू क्या है? मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी कितनी है मार्केट में? कुछ भी नहीं पता उसको, तो कितनी पॉसिबिलिटी है? 50% है। नीचे जाने की पॉसिबिलिटी 50%। इसका मतलब उसके राइट होने के, उसके सक्सेस होने की रेट क्या हो गई यहाँ पे? 50%। अरे 50% चांस तो है कि वो सही होगा। अब वो आपका जो 90% वाला था ना डाटा, वो यहां थोड़ा सा कमजोर पड़ता हुआ दिखेगा। वो उसके पीछे कारण बताऊं, वो डाटा सही है, कमजोर पड़ेगा, गलत नहीं साबित होगा, वो कमजोर पड़ेगा। कैसे पड़ेगा मैं बता दूंगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि अगर मार्केट में आप लोगों ने एक टाइम पे ये बना लिया मूड की आप बुलिश हैं, तो मार्केट में आप के सही होने की जो पॉसिबिलिटी है वो 50% है। इसका मतलब यहां आपकी सक्सेस रेट क्या हो गई? 50% हो गई। अब दूसरा, अब अगर मान लो आप बियरिश है, तो क्या सोच रहे हैं? मार्केट गिरेगा, और यहां भी आपकी गिरने की पॉसिबिलिटी 50% है, मार्केट की गिरने की पॉसिबिलिटी भी 50% है। तो यहां आपने क्या किया? सक्सेस रेट फिर से एक बार आपकी कितनी हो गई? 50% हो गई। ठीक है बात। अब मार्केट अगर मान लो तो कैसे ही आपके फेवर में चला जाता है, तो आप 50% चांस हो गए जीत गए। और अगर मान लो नीचे गिर गया तो 50% चांस है कि आप लॉस में हो गए, मतलब अनसक्सेस हो गए। इतना क्लियर है। अब मैं इस चीज की तुलना करके देखता हूं किसी दूसरे फील्ड के साथ। किसके साथ करें भाई? गवर्नमेंट सेक्टर के साथ करके देखते हैं इसमें क्या फील होती है। गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है? मान लो कोई आप कंपटीशन में बैठते हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें आप बैठते हैं, ठीक है, उस एग्जाम में आपके सफल होने के चांसेस, आप ये जो बात है ना,
बुलिश और बियरिश होने की बात। ये कब की बात है? जब आपने सिर्फ तुक्का बेस पे काम किया है। 50% आप सफल होंगे किस बेस पे? जब आपके पास में कोई रिसर्च नहीं है, कोई एनालिसिस नहीं है, उसके बाद में आप 50% चांस है कि सही हो जाएंगे। समझ गए? और अगर आपने उसमें मेहनत की है ना, मेहनत की है, तो ये 50% तो चांस है ही सफल होने के, प्लस में आपकी मेहनत जितनी की है वो 70%, 30%, 50% जो भी होगी वो और ऐड हो जाएगा। मतलब आपकी विनिंग कैपेसिटी या विनिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। वो अलग है, वो अलग पॉइंट है, वो बताऊं अभी डिस्कस करूंगा। लेकिन अगर मान लो आपने कोई भी रिसर्च नहीं की, कुछ भी नहीं तैयारी की मार्केट में, कुछ भी नहीं सीखा, उसके बाद में भी अगर आप काम कर रहे हैं तो 50% चांस है कि आप जीत जाएंगे। समझ गए? सेम कंडीशन, अगर आपने किसी एग्जाम में तैयारी की है, ठीक ठाक लेवल की, बहुत अच्छी तैयारी नहीं हुई आपकी, तैयारी की है, और मैं बता दूं एग्जाम में तैयारी करने का मतलब है आपने उस एग्जाम का सिलेबस पूरा भी नहीं तो लगभग 50% तो पढ़ा ही होता है। 50% सिलेबस तो पढ़ा ही होता है। आज के टाइम में कोई भी ऐसी एग्जाम नहीं है जिसको आप दे रहे हैं, जिसको आप दे रहे हैं, क्योंकि यहां तो एलिजिबल ही नहीं होंगे। और अगर आप एलिजिबल है किसी एग्जाम के लिए तो उसका 50% सिलेबस तो आपने अपनी ग्रेजुएशन वगैरह, मतलब उस एलिजिबिलिटी को पूरा करने के टाइम पे जो स्कूल और कॉलेज की थी ना, उसी में कवर कर लिया। उसको 50% सिलेबस को तो पढ़ लिया वहां पे। अब वो याद है नहीं है, वो एक अलग बात होती है, लेकिन पढ़ा हुआ है आपका। तो 50% सिलेबस पढ़ने के बाद, इतनी तैयारी करने के बाद में आपके सक्सेस रेट वहां क्या होगी? वन डे एग्जाम की बात करता हूं, जो ओएमआर बेस्ड एग्जाम होते हैं इन दिनों मार्केट, मतलब कि अपने इंडिया में, उनकी बात कर रहे हैं। उसमें क्या होता है, मोस्टली एग्जामों में आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, ऐसे 1 2 3 4। उन 4 में से आपको एक को चूज करना होता है, वो एक ही क्या होता है, राइट होता है। बाकी क्या है, 3 क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। एक क्वेश्चन होता है राइट, आंसर होता है राइट। तो यहां पे अगर आपने जो अपनी 50% तैयारी थी उसी से आप गए हैं, और यहां पे आप 50% तैयारी से आप ऑप्शन किसी पे भी टिक लगाते हैं, तो वहां आपके सही सक्सेस होने की, उस क्वेश्चन के सक्सेस होने की, मतलब सही होने की प्रोबेबिलिटी होगी 25%। मतलब 25% चांस है कि आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। और ये एक क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन आपका आया जिसमें ये चांसेस है कि आप 25% उस क्वेश्चन का सही आंसर टिक कर देंगे। अगर वो आता है तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं, आता है तो 100% ही ठीक होगा। नहीं आता है, आपने 50% तैयारी कर रखी है और आपको नहीं आता है, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है या जो भी है, तो 25% ही चांस है कि आपका क्वेश्चन सही होगा। बाकी 75% गलत होने के चांस है। और यहाँ भाई दो तो चीजें, ऑप्शन ही दो है आपके सामने, यहाँ ऑप्शन 4 है, तो 4 ऑप्शन बढ़कर आपकी पॉसिबिलिटी को कम कर रहे हैं, विनिंग रेट को कम कर रहे हैं, सक्सेस रेट को कम कर रही है। और यहाँ ऑप्शन ही सिर्फ आपके सामने 2 है, या तो अप या डाउन। तो जिसमें भी टिक लगाएंगे आप, मान लो अप या डाउन में से जिसमें से टिक लगाएंगे, तो उसके सक्सेस होने की, उसकी विनिंग रेट की 50% पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और यहाँ पे 25 है। तो ये डाटा कह रहा है कि मार्केट इज बेस्ट देन इस सेक्टर से। ठीक है, तो एक बात तो ये हो गई, ये बात थी बिना तैयारी किए हुए अगर आप कंपटीशन में बैठ रहे हैं, किसी एग्जाम में बैठ रहे हैं और बिना तैयारी किए हुए आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, तब आपके साथ क्या होगा। अब मैं अगली चीज लेके चलता हूं कि आपको क्या करना है, तैयारी करनी है। आपको क्या करनी है भाई, बहुत मन लगा के तैयारी करनी है। और उसके बाद में देखते हैं हम एक बंदा, अब एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इन चीजों को, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। कोई ए और बी पर्सन मान लेते हैं, राम श्याम मान लेते हैं, कुछ भी देखना है। अब देखो, मान के चलते हैं कि ए और बी 2 पर्सन थे, इन्होंने बिना तैयारी किए हुए, ये तो स्टॉक मार्केट में गया था, ये तो स्टॉक मार्केट में गया था, ये बी है, ये गवर्नमेंट कंपटीशन, गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए गया था। तो इसके सक्सेस होने की रेट मैंने बताई थी कितनी होगी, 50%। अभी तथ्य दिए कैसे होगी, और इसके सक्सेस होने की 25% है। और ये ऑलरेडी इसी फील्ड के अंदर 50% प्रिपेयर है, पहले से 50% तैयारी कर चुका है, जाने अनजाने में ये बंदा। और ये जो बंदा है ना, ये स्टॉक मार्केट में कोई तैयारी नहीं की है इसने, ये तो सीधा ही घुस रहा है, इसने कुछ भी तैयारी नहीं की है। अब मैं मान के चलता हूं ए और बी दोनों ने अपने अपने फील्ड में बेस्ट किया है,
पूरी तैयारी की है, इसने भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी की है, पूरा सिलेबस पढ़ा है, अच्छा सब कुछ किया है, और इसने स्टॉक मार्केट का सारा सिलेबस पढ़ा। भाई सिलेबस इसका भी होता है, इसके भी थ्योरी होती है स्टॉक मार्केट की। नहीं पता है तो वो बात अलग है, कहां पता लगेंगी वो हमें पता है, हम बता देंगे, कांटेक्ट कर लेना, सिखा भी देंगे, और हम है ही सिखाने के लिए, ठीक है। इसने सिलेबस पढ़ा है स्टॉक मार्केट का, इसने अपनी कंपटीशन का सिलेबस पढ़ा है, पूरी तैयारी है, दोनों की बराबर लेवल की तैयारी है। तो फिर इनके सक्सेस होने की रेट क्या होगी वो देखते हैं। अब वही बात आएगी, इसके सक्सेस होने की ऑलरेडी जो बिना तैयारी के ही एक तो 50% थी, ठीक है। दूसरा, इसकी तैयारी मान के चलते हैं 90% इसने कर ली है, 90% इसने तैयारी कर ली है, स्टॉक मार्केट की सिलेबस को पढ़ लिया, 90% इसने सीख लिया है, तो 90% चांस इसके क्या हो गए, यहां सक्सेस हो गए। तो 90% चांस यहां हो गए, तो 90 और ये 50 कितने हो जाएंगे भैया, 140 आउट ऑफ 200, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे भैया, तो 70%। ये 70% चांस हो गए कि अब ये बंदा सक्सेस हो जाएगा। इसके कितने हो गए, 70% चांस हो गए कि ये बंदा सक्सेस हो जाएगा, समझिए। एक है 90% सिलेबस कंप्लीट करने के बाद में सक्सेस रेट कितनी हो गई है, अपनी फील्ड में सफल होने की रेट जो कितनी हो गई, वो कितनी हो गई है, 70% हो गई है। क्यों, 50% तो ऑलरेडी इसके फेवर में है मार्केट, और 90% इसने तैयारी कर ली, तो 90-50 ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल डाटा है, आप छोड़ो, लेकिन इतनी आएगी। अब उसके बाद में इसकी भी मान के चलते हैं 90% तैयारी, 100% तो किसी से होती ही नहीं है यार, ये सबको पता है। 90% इसने तैयारी कर ली, और 90% तैयारी कर ली, तो 25% तो इसके फेवर में वैसे ही क्वेश्चन था, और 90% इसने तैयारी कर ली, तो कितना हो गया भैया, ये 5 और ये 115, 100 आउट ऑफ 200। तो इसकी बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भैया, 5 और 7.5, 57.5%। इसका मतलब यह है कि अब इसके जो सक्सेस होने की रेट हो गई वो 57.5% हो गई। बी जो सफल होगा उसकी सक्सेस रेट है 57.5, और ए सफल होगा उसकी सक्सेस रेट है 70%। ए जो कर रहा है कि 90% तैयारी के साथ स्टॉक मार्केट में काम कर रहा है, और बी जो तैयारी कर रहा है वो 57 गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करके उसमें जा रहा है। तो इसकी सक्सेस होने की रेट 57.5 हुई है, इसकी 70% की रेट होगी। बात क्लियर। अब एक चीज और छुपी हुई है, मैं बता देता हूं, हर चीज में बताऊंगा। देखो, इसके सामने तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन था, इसके सामने तो एक ही क्वेश्चन था, ठीक है। और इसका जैसे मान लो इसके सामने तो एक ही क्वेश्चन है, ये कोई भी कर रहा है, स्टॉक बाई कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, ठीक है, वो एक ही क्वेश्चन था, बाई और सेल एक ही टाइम पे, उसके अंदर ये 70% चांस के साथ में हार मतलब जीत जाएगा। इसके सामने भैया पूरा पेपर है जिसके अंदर एटलीस्ट 100 क्वेश्चन होते हैं, एटलीस्ट बता रहा हूं 100 क्वेश्चन होते हैं, तो इसको 100 अटेम्प्ट में ये सब ये रेट लेके आनी है, तो ये थोड़ी टफ हो गई ना, समझ गए। 100 अटेम्प्ट में थोड़ा टफ हो जाता है भाई, इस रेट को मेंटेन रखना, क्योंकि कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो बिल्कुल नहीं आता। लेकिन ओवरऑल हम मान के चलते हैं कि इतनी 57% है इसकी रेट। अब बात करते हैं तैयारी की। हमने यहां चर्चा की है 70% प्रिपरेशन की, तो ये 70% प्रिपरेशन कैसी हुई है उसकी बात कर लेते हैं। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब देखो, ए स्टॉक मार्केट में काम कर रहा था, बी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा था, उसके सक्सेस होने की रेट हमने बता दी। तैयारी करने के बाद में अगर 90% प्रिपरेशन की है तो उसके लिए उसकी सक्सेस रेट क्या हो जाएगी, बी के लिए क्या हो जाएगी, दोनों की बता दी। अब 90% तैयारी के लिए ए को क्या करना पड़ेगा और बी को क्या करना पड़ेगा वो देखते हैं। देखो, बी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा तो इसका एक सिलेबस होगा, उस सिलेबस को 90% तैयार करना पड़ेगा, समझ गए। और ये सबको अच्छी तरह पता है कि जो भी सिलेबस किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का जो सिलेबस डिसाइड होता है उसके अंदर कोई भी बाउंड नहीं होता, वो बाउंडेड सिलेबस नहीं होता। बाउंड का मतलब मेरा ये है कहने का कि उसकी एक परिधि नहीं होती है कि ये एक सिलेबस है आपका और इसके अंदर ये टॉपिक है, इसमें से ये तथ्य हैं, ये पूछे जाएंगे। भाई जैसे ज्योग्राफी आ गया तो ज्योग्राफी के अंदर आप क्या कह सकते हैं, क्या क्या आएगा। पॉलिटी आ गया तो भाई उसके अंदर क्या आ जाएगा क्या पता, पूरा तो कॉन्स्टिट्यूशन पड़ा है, उसके साथ में और पॉलिटिकल थॉट्स है, ठीक है।
खांसी बहुत परेशान कर रही है भाई। अब देखो, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, उसके बाद में नहीं जाने कितने सब्जेक्ट होते हैं, बहुत सारे होते हैं ना, मैथ रीजनिंग वगैरह सब होते हैं। तो सबके सिलेबस अलग अलग होते हैं, उसका कोई क्राइटेरिया है ही नहीं कि यहां से पूछा जाएगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो इसके सामने बहुत बड़ा चैलेंज है कि अपना सिलेबस कंप्लीट 90% कर ले। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, नहीं हो पाता, ये बहुत मुश्किल से हो पाता है, समझ गए। सालों बीत जाते हैं भाई, तब भी नहीं होता। इसके सामने देखो, इसके सामने क्या है, इसके सामने एक छोटा सा सिलेबस है, ये बाउंड्री है सिलेबस की, इस सिलेबस की एक बाउंड्री है। इस छोटे से सिलेबस को इसको तैयार करना है। अब टाइम कितना लेगा वो सबकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे इसकी कैपेसिटी अलग है, इसकी अलग है, तो वो अलग अलग है, लेकिन हम कैपेसिटी दोनों के बराबर मान के चल रहे हैं, उसके बाद की बात कर रहे हैं। इसके सामने एक बाउंडेड सिलेबस है, उस बाउंडेड सिलेबस को, एक बाउंड्री में बंधा हुआ सिलेबस है, उसको तैयार करना है। वो तैयार कर लेगा, उसको तैयार करने के बाद में उससे बाहर कुछ है नहीं। तो इसके 90% सिलेबस तैयार होने की पॉसिबिलिटी क्या है, 100% है कि ये 100% अपना 90% सिलेबस तैयार कर लेगा, 100%। और इधर बी के भाई 90% सिलेबस तैयार करने की जो पॉसिबिलिटी है वो मेरे हिसाब से 100 तो नहीं हो सकती, 100 तो नहीं हो सकती, कम कितने भी हो सकते हैं, 70, 20, 30 जितना भी है कम हो सकती है, 100 नहीं हो सकती, समझ गए। तो कुल मिला के मेरी बात अगर आपको समझ में आ रही है तो मैं अच्छे से एनालाइज करके बता रहा हूं, अच्छे से तुलना करके बता रहा हूं, दोनों सेक्टरों की तुलना करके बता रहा हूं कि हमारे लिए कौन सा बेटर है, विच इज बेटर फॉर स्टॉक मार्केट और गवर्नमेंट एग्जाम, समझ गए। तो इन तथ्यों से आपके समझ में आ गया होगा कि भाई हमारे के सामने कौन सी चीज अच्छी है। तथ्य मैंने दे दिए, और ये तथ्य मैंने जो बताए ना आपको, ये तथ्य जैसे ये बता रहा हूं ये तो आपको पता ही है। अब रही बात इस सिलेबस की कि इसका सिलेबस कितना है, ये सिलेबस आपके सामने नहीं है, तो मैं इसके अंदर कुछ चीजें मैं बताऊंगा। इसके अंदर डाटा होता है भाई, एक तो डाटा किसका, बायर का और सेलर का, दो का ही होता है, ठीक है। मार्केट में बायर होता है, सेलर होता है। उस डाटा को आपको क्या होता है, देखना है, उस डाटा को डेली देखना है, और उसका एक फॉर्मूला है वो सीखना है, वो क्या है आपको लर्न करना है। उसके बाद वो डाटा रखना है, अब फॉर्मूला सीख लिया तो उसमें कैलकुलेशन कर करा के रखना है, और फिर आपके बाद में काम चल जाएगा आपका। दूसरा, इसमें डेली बेसिस पे जो चेंजेस होता है ना, वो डाटा चेंज होता है, डाटा क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो चेंज थ्योरी है, इसमें डाटा चेंजिंग थ्योरी है, उस थ्योरी को पकड़ना है, उस थ्योरी को सीखना है। उस थ्योरी को सीख ले कि डाटा चेंज होगा, कितना चेंज होगा, कितना परसेंट चेंज होगा, तो कितने परसेंट का किस साइड में मूवमेंट होगा, वो देखना आपको, समझ गए। ये सब चीजें सिलेबस वगैरह ये हम डिस्कस कर देंगे हमारे, आप टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर देना, जिसको भी सीखना है वो हमसे कांटेक्ट कर सकता है, सिखा रहे हैं हम बिल्कुल बढ़िया वाला। तो इसके लिए आपको टेंशन फ्री रहना है, ये 90% सिलेबस हम आपको सिखा देंगे, ये हमारा काम है। और ये जो आप कर ही रहे हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग है वो कर ही रही है, आपका इनका काम तो है ही, वो आप देख भी रहे हैं, कर भी रहे होंगे मेरे हिसाब से, ठीक है। अब मैं मेरी पर्सनल ओपिनियन बता रहा हूं, अब मेरी लास्ट में ओपिनियन है, फिर आप डिसाइड कर लेना पर्सनल ओपिनियन के। मैं भाई साहब गवर्नमेंट जॉब भी कर चुका हूं, छोड़ चुके हैं गवर्नमेंट जॉब करके 3-4 साल, ठीक है। उसके बाद में जिस गवर्नमेंट जॉब की आपने तैयारी की है उसकी मैं तैयारी लगभग कर चुका होगा, मतलब छोड़ ही दी होगी, उससे भी यूपीएससी तक की प्रिपरेशन की है, यूपीएससी सीएससी की, ठीक है। और लगी भी है जॉब, इसमें तो नहीं, लेकिन दूसरे सेक्टर में जॉब बताना जरूरी नहीं है। बाकी मैं गवर्नमेंट जॉब लग चुका हूं, छोड़ चुका हूं, ठीक है, ये ना बहुत है। उसके बाद में इन सबको देखने के बाद में ये डिसाइड किया है कि मार्केट इज बेस्ट फॉर मी, नॉट कोई गवर्नमेंट जॉब। बाकी ये जो जॉब है इनसे अच्छा मेरे लिए मार्केट है, तब जाके मैंने मार्केट में काम करना शुरू किया, क्योंकि ये डाटा मैंने सारा देखा। और दूसरा ये देखा कि इसके अंदर स्टॉक मार्केट के अंदर आपको क्या करना है, माइंड का यूज करना है, एनालिटिकल पावर चाहिए आपके माइंड में, रट्टू तोते वाली बात नहीं है। यहां माइंड एनालाइज कर सकता है डेली बेसिस पे आपको, ठीक है। और अगर आपके अंदर एनालिटिकल पावर है तो आपके लिए बहुत अच्छा है मार्केट, समझ गए। और यदि आप ये चाहते हैं कि भाई आप एक फ्रीडम रहे, बिल्कुल किसी के दबाव में ना रहे, स्वतंत्र रहे, अपने हिसाब से काम करें, तो मार्केट आपके लिए बहुत अच्छा है।
बाकी किसी फील्ड में जाओगे भैया, गवर्नमेंट में जाओगे तो भी आपको किसी के अंडर में काम करना है, ठीक है। दूसरा प्राइवेट में जाओगे तो भी आपको किसी के अंडर में काम करना है, दूसरे के रूल्स फॉलो करने ही होंगे। स्टॉक मार्केट में आपके खुद के रूल्स होंगे और अपने हिसाब से काम कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा बात सैलरी की होती है, तो भैया ये जो सेक्टर आपको एक महीने में जो सैलरी देते हैं ना, वो स्टॉक मार्केट आपको एक हावर में दे देता है, 1 घंटे में दे देता है, ठीक है। वह भी लेता है, ये बात अलग है, लेकिन वो कब लेता है जब आपको पता ही नहीं है। तो बिना तैयारी की तो आना ही नहीं है इस फील्ड में, और बिना तैयारी के इसमें तो जा ही नहीं सकते, क्योंकि ये बाउंडेशन है पहले से। इस फील्ड में जा नहीं सकते क्योंकि बाउंडेशन है, हमारे को अप्लाई नहीं कर सकते। और यहाँ नेगेटिव पॉइंट ये कि स्टॉक मार्केट में बिना तैयारी के आप डीमेट अकाउंट खोल के उसमें आ सकते हैं, बस इसका नेगेटिव पॉइंट यही है। इसलिए वो डाटा है ना 90% चला गया कि 90% लॉस करते हैं, क्योंकि किसी की तैयारी ही नहीं है। बिना तैयारी के एग्जाम में बैठने का मौका मिल गया उसको, और बिना एलिजिबिलिटी के उसको एग्जाम में बैठने का मौका मिल गया, तो भाई सब सक्सेस रेट बिगड़ेगी ना। अगर मान लो किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर ये कह दिया जाए कि भाई कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं, किसी के पास कोई डिग्री की जरूरत नहीं, कोई एज रेस्ट्रिक्शन कुछ भी नहीं है, अब तो फॉर्म भरो, इंडियन होने चाहिए, फॉर्म भरो, आ जाओ। फिर देखना आप इसकी सक्सेस रेट 0.0000 चली जाए तो चली जाएगी भाई साहब, समझिए। तो ये जब 0 चली जाएगी तो सेम कंडीशन इसमें लगा रखी भाई। स्टॉक मार्केट में हमारी सरकार ने कुछ कर ही नहीं रखा, कोई रेस्ट्रिक्शन तो है ही नहीं। यहाँ जिसके पास पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, जो कि सबके पास होता है, वो अपना अकाउंट ओपन करो, लग जाओ उसमें, तो बिगड़ेगा भाई, सक्सेस रेट बिगड़ेगा ना। और फिर भी अच्छा है, फिर भी सबसे ज्यादा है, फिर भी 10% है भाई। मैं कह रहा हूं कि इतना सब कुछ होने के बाद में 10% है, इससे ज्यादा क्या सक्सेस रेट चाहिए आपको। इसलिए स्टॉक मार्केट कोई भी बुरी चीज नहीं है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। खांसी बहुत परेशान कर रही है आज, फिर भी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं वीडियो, कोई नहीं। अब देखो लास्ट में कंक्लूजन निकालते हैं, और कंक्लूजन के साथ में ये भी करेंगे भाई आप करना चाह रहे हैं तो क्या करना है। वीडियो देखने के बाद में जिसको भी ये लग रहा है कि नहीं, वीडियो देखने के बाद में जिसको भी ये लग रहा है कि मेरे को एज ए कैरियर इसको चूज करना है, तो फिर अब आगे आपको क्या करना है, आगे आपको क्या करना है। इसका सॉल्यूशन ये है कि भाई आपको स्टॉक मार्केट को सीखना है, स्टॉक मार्केट को सीखना है। क्या करना है, स्टॉक मार्केट को लर्न करना है। अब लर्न करने के लिए इसमें क्या है, थ्योरी है, ठीक है, मेन थ्योरी है। बहुत सारी थ्योरी हो सकता है किसी को कुछ आता हो, नहीं आता वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो ये मान के चलता हूं कि जो नया बंदा है उसको कुछ भी नहीं आता, जीरो आता है, और उस जीरो वाले बंदे को मुझे क्या करना है, 90% स्टॉक मार्केट में सिखाना है। अगर 90% वो सीख जाएगा ना, तो वो उस 10% की कैटेगरी में शामिल हो जाएगा जो कि 10% लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, उसमें शामिल हो जाएगा। और हमारा एम यही है कि लोगों को इस कैटेगरी में शामिल करना है, जो कि कुछ भी नहीं है भाई। इंस्टीट्यूट चला चुके हैं, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करवा चुके हैं, उन लोगों को हमने सेलेक्ट करवा दिया। मेरा खुद का इंस्टीट्यूट चला है, मैंने वहां सक्सेस रेट अच्छी खासी ली है, जो मतलब कि मेरे पास बच्चे थे वो अच्छे खासे लेवल पे सिलेक्ट भी हुए हैं। इसका मतलब ये कि उस फील्ड में हमने जहां सक्सेस रेट ऑलरेडी 0.2% है, वहां सक्सेस दिलवा दी है, तो इसमें 10% सक्सेस रेट है भाई, यहां नहीं दिलवा सकते क्या, आराम से दिलवा देंगे। तो इसके लिए करना क्या है, आपको हमारा बैच ज्वाइन करना होगा, ठीक है। अब बैच ज्वाइन कब करना है, ये सब आपको क्या इंफॉर्मेशन कहां मिलेगी, ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी मेरे नंबर पे 8094936025। इस पे आप क्या कर दें, मैसेज कर दें। जिसको भी सीखने का इंटरेस्ट हो ये इस नंबर पे मैसेज कर दे, वो सीख लेना, बता देंगे, ठीक है। इस पे मैसेज कर दे, कोई जरूरत नहीं है ज्यादा कुछ करने की। कॉल कर सकता है लेकिन कॉल बहुत कम अटेंड होगी, इसलिए कहेंगे मैसेज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, आपको बैक कॉल कर लिया जाएगा। अगर आपको स्टॉक मार्केट में सीखना है तो आप ज्वाइन कर लेना बैच। कब स्टार्ट होगा ये सब मैं इंफॉर्मेशन दे दूंगा, उसके बाद में देखना लॉस होता है प्रॉफिट होता है आपके सामने आ जाएगा। बाकी मैंने तथ्यों के साथ ये सब कुछ डिस्कस कर दिया है कि कितने सक्सेस रेट है, क्या है सब कुछ, ठीक है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो भाई चैनल को शेयर वगैरह कर देना, सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ठीक है। थैंक यू।